हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए और हिस्ट्री का बहुत सारे चैप्टर हो चुका है, ज्योग्राफी का हो चुका है, आपके सिविक्स का हो चुका है, और बाकी जो आपके साइंस और मैथ सब्जेक्ट है ये टोटली 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। पूरे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, आपको बस जाना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ढूंढना है, और जो भी लेक्चर आप देखना चाहते हो वहां पे देख सकते हो, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, जितना हो सके उतने अच्छे मार्क्स को स्कोर करना। हर चीज अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, लगभग मोर देन 1500 वीडियोस ऑलरेडी हमने बना दिया है। ठीक है, तो जरूर से अच्छे से पढ़ाई करते रहना, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वहां पे हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं, जिसमें आप मुझे फेस टू फेस बातें कर सकते हो। तो फॉलो मी ऑन दिस आईडी, ये आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही में हमारे 2 और चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा सेकंड चैनल JR टॉक्स, जिसमें हम करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं, और हमारा व्लॉगिंग चैनल है। अगर आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पसंद है और मेरे पर्सनल लाइफ में क्या चलता है आपको जानना है, तो आप ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है क्या ये? सबसे पहले नाम अगर आप देखोगे, सिविल डिसओबीडियंस, देखो इसका मतलब समझो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो मूवमेंट का मतलब तो आप जानते ही हो कि मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन करना। डिसओबीडियंस का मतलब क्या है, और सिविल का मतलब क्या है? सिविल मतलब होता है बिना किसी वायलेंस के, मतलब आसानी से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना, एकदम प्यार से। और डिसओबीडियंस मतलब हमको किसी चीज से सहमति नहीं है, हमें किसी चीज को इनकार करना है। तो बेसिकली हुआ यह था, आप जानते हो दोस्तों, कि ब्रिटिशर्स के जो टाइम था, उस टाइम पे ये ब्रिटिशर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कानून बनाते थे, एक्ट बनाते, क्या बनाते थे? एक्ट, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते थे। खासकर इंडियंस के खिलाफ तो बहुत ज्यादा बनाते थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, तुम एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। तो देयर वर सो मेनी एक्ट, सो मेनी टैक्सेस। बहुत सारे लोग क्या करते थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्सेस बना लेते थे कि आपको जमीन के ऊपर, खुद के जमीन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, इसके ऊपर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स। तो हर एक तरीके से अपने इंडियंस का जीना दुश्वार हो गया था, मतलब बुरा हाल हो गया था। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया था। तो जब ये सब चीजें होने लगा, तो कहीं ना कहीं हमने डिसाइड किया, और हमने में कौन आ गया? हमने में जो बोला मैंने, ये जो हमने मतलब कौन है? महात्मा गांधी। उस टाइम के जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे हमारे देश के, जो 1919 से उन्होंने संभाल लिया था पूरा नेशनल मूवमेंट की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो उन्होंने उस समय क्या किया? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की कि हम डिसओबीडियंस करेंगे, यानी कि जो भी सरकार, यानी कि जो सरकार कौन सी? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश के गवर्नमेंट, ब्रिटिश के लोग जो जबरदस्ती हम पे रूल थोपते हैं, जबरदस्ती हम पे टैक्स वसूल करते हैं, जबरदस्ती कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे एक्ट बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो हम नहीं मानेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करेंगे। एंड यही मीनिंग होता है डिसओबीडियंस का, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। तो ओबे करना, ओबीडियंट मतलब क्या होता है? मान लेना। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? मान लेना, यानी किसी भी चीज को मान लेना। लेकिन हम डिसओबीडियंस कर रहे हैं, यानी कि हम नहीं मानने वाले, लेकिन हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, आपको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वायलेंस यूज नहीं करेंगे, हम सिविल तरीके से, प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे। तो जैसे ही हमारा जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन पास हुआ था, हमने अपील की थी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो बहुत सारे लीडर सामने आए, उसमें से हमारे महात्मा गांधी थे। तो उन्होंने ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा एक एक्ट निकाला गया था, एक टैक्स का सिस्टम निकाला गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट टैक्स। अब बोलो दोस्तों कि सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, नमक खाने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने देखा कि यार हमारे जो वेस्टर्न साइड का इलाका है, जो अरेबियन सी का इलाका है, वहां से नमक बहुत मिल रहा है, खासकर गुजरात साइड, महाराष्ट्र साइड नमक बहुत है। तो उन्होंने क्या किया? नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया कि इफ यू वांट टू परचेज द नमक, यू हैव टू गिव द टैक्स। इफ यू वांट टू क्रिएट द नमक, यानी सॉल्ट को अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आई। नमक क्या है? एक बेसिक नीड है यार, हर काम के लिए हमें नमक चाहिए, खाने में नमक चाहिए, हर चीज में नमक चाहिए। तो नमक एक बेसिक नीड है, और आप ये बेसिक नीड के ऊपर ही टैक्स लगाओगे? ऐसा यहाँ पे हमारा मानना था, मतलब महात्मा गांधी का और बाकी लीडर्स का मानना था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो बस पैसे से मतलब था, बहुत ही ज्यादा वो लालची, ग्रीडी और ऐसे लोग थे। तो उनको तो बस पैसा कमाना था, कैसा भी लोग मरे चाहे कुछ भी करे, टैक्स दे चाहे नहीं दे, हमको तो भाई अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाना है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस नहीं ले रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने लॉन्च कर दिया कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अप्लाई करेंगे, और पूरे देशवासियों को एक साथ लेंगे, और इस आंदोलन में अपने साथ जोड़ के ये इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो महात्मा गांधी ने जब
अपील किया गवर्नमेंट को, तो जब गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी का जो डिमांड था वो रिजेक्ट कर दिया कि हम वापस नहीं लेंगे भाई, हम तो आपसे टैक्स लेंगे। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी सत्याग्रह पढ़ाया होगा, आपको याद होगा, मतलब यही चैप्टर में पढ़ा है आपने, इसके पहले के जो भी बहुत सारी चीजें हैं, और इसके पहले भी एक चैप्टर था जिसमें हमने राउलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था, चंपारण सत्याग्रह वगैरह के बारे में पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में। तो ऐसे ही सेम इस चैप्टर में भी कुछ सत्याग्रह के बारे में हमें पढ़ना है कि महात्मा गांधी ने और बाकी के कुछ लोगों ने कैसे सत्याग्रह किया। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, यानी सत्य मार्ग पे चलेंगे, विदाउट वायलेंस आंदोलन करेंगे, बिना किसी लड़ाई झगड़े के आंदोलन करेंगे, और सरकार को हमारी सुननी ही पड़ेगी, ब्रिटिशर्स को हमारी सुननी पड़ेगी। और इसीलिए नॉर्मली हमारे महात्मा गांधी ने बहुत सारे सत्याग्रह स्टार्ट किया, और उसमें से एक सत्याग्रह था जिसका नाम था दोस्तों सॉल्ट सत्याग्रह, यानी नमक के लिए सत्याग्रह करना, ताकि जो बेसिक नीड है यार उसके लिए तो हमें टैक्स ना देना पड़े। तो सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत की गई। तो गांधी जी ने यहाँ पे दांडी करके एक जगह था गुजरात में, आप जानते होंगे दांडी मार्च, आपने सुना है नाम दांडी? तो दांडी एक गुजरात में एक जगह है, वहां पे उन्होंने ये लोकेशन को चूज किया, और वहां पे दांडी मार्च सत्याग्रह की शुरुआत की यहाँ पे। और वहां पे लगभग 12 मार्च 1930 को लगभग, ठीक है, 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी ने वहां पे कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा, और वहां पे साबरमती आश्रम में वो चले गए। ठीक है, साबरमती आश्रम आप जानते होंगे, जैसे कि कोई सवाल पूछता है आपको कि महात्मा गांधी जी का फेवरेट जगह या फिर कहां पे वो रहते, तो साबरमती आश्रम, ये सबके मन में नाम आता है। तो साबरमती आश्रम और उनके साथ 78 फॉलोअर्स, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, साबरमती आश्रम और उनके साथ कितने, 78 उनके फॉलोअर्स, यानी कि जो उनके राह पे चलने वाले व्यक्ति, जो उनको सपोर्ट करते थे, ऐसे जो लोग हैं, उन्होंने मिलके यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह, यानी कि जो नमक का आंदोलन था, सॉल्ट सत्याग्रह था, इसकी शुरुआत की। और यहाँ पे लगभग 385 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, वो भी पैदल, महात्मा गांधी ने और उनके फॉलोअर्स ने। सोचो 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर बहुत दूर होता है, यानी मुंबई से लेके समझ लो राजस्थान तक इतना इतना डिस्टेंस हो जाता है। तो इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, 385 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस को, और पैदल चल के गए, और वहां वहां पे जाके अलग अलग गांव में जाके उन्होंने स्पीचेस बोले, डिलीवर किया स्पीच को, कि देखो हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन क्यों करना है, उसका महत्व समझाया, और सॉल्ट सत्याग्रह क्या है वो समझाया, और हमें अपने ही नमक के ऊपर टैक्स देना पड़े ये गलत बात है। तो ऐसा सब गांव गांव जाके, विलेज विलेज जाके उनके लोगों को समझाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, यानी सॉल्ट सत्याग्रह में जुड़ सकें, और ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर सके। क्योंकि जितने ज्यादा देशवासी जुड़ेंगे, उतना हमारा जो बेस है वो बड़ा दिखेगा, यानी उतने ज्यादा लोग दिखेंगे तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं डर जाएगी, और कहीं ना कहीं उसको ये सब चीजें जो है वापस लेनी पड़ेगी। तो यही जो है महात्मा गांधी का थिंकिंग था। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने स्पीच के थ्रू इंस्पायर किया, अपने भाषण के थ्रू बहुत सारे लोग को बोला, और आपको बोला, उनको बोला गया कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, फियरलेस रहना है, लेकिन वायलेंस भी नहीं करना है, आपको डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपके अंदर किसी को मारने का ये भी नहीं आना चाहिए। तो फियरलेस तरीके से रहो, हम इस तरह से करेंगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा बहुत अच्छे से चलेगा, और एक समय आएगा कि जो ब्रिटिशर्स है उनको लौट के जाना पड़ेगा, और बाकी चीजों भी हटानी पड़ेगी। तो गांधी जी का जो मैसेज है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये बहुत सारे लोगों तक फैल गया, एकदम आग की तरफ फैल गया, और लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। बहुत सारे लोग हमारे इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ में जुड़ने लगे, और लगभग 5 अप्रैल 1930 में गांधी जी जो है वो दांडी पहुंच गए। ठीक है ना, 5 अप्रैल, ठीक है ना, 5 अप्रैल, सॉरी 5 अप्रैल 1930 में वो कहां पहुंच गए दोस्तों, दांडी, जहां पे उनको ये दांडी मार्च करनी थी। दांडी मार्च उसको ही बोलते हैं दोस्तों। तो दांडी मार्च जो है वहां तक हुई, और बेसिकली अगर बात किया जाए तो उन्होंने दांडी में से जाके समुंदर में से, मतलब जो सॉल्ट जो जमा होता है ना, वहां से नमक उठाया, एंड उठा के बोला कि अब हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे किसकी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, यानी कि सॉल्ट सत्याग्रह की। और यही जो आग था वो पूरे देश में फैल गया, और यही चीज जो है धीरे धीरे लोगों के अंदर आ गया, और लोग ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरुआत कर दी थी और फॉलो करने लगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सॉल्ट सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार किया था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है, जो कि है दोस्तों एक और टाइप का सत्याग्रह, जिसको हम लोग बोलते हैं पेशावर सत्याग्रह। तो ये क्या है, पेशावर सत्याग्रह क्या है? अब नाम से आप देखोगे तो पेशावर एक ऐसा जगह है जो इस वक्त का पाकिस्तान है, ठीक है ना। पाकिस्तान आपको पता ही है, हमारे बाजू वाले नेबर्स, हमारे पड़ोसी जो कि हमारे से आए हैं। तो पेशावर इज नथिंग बट ए प्लेस इन पाकिस्तान, जो इस वक्त है, लेकिन उस टाइम पे तो हमारा पूरा हिंदुस्तानी था ना, वो पाकिस्तान तो था नहीं, हमारा हिंदुस्तानी था वो। तो वहां पे बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थे, मतलब जिनका नाम था खान अब्दुल जफर खान। यहाँ पे मैं लिख देता हूं उनका नाम, बहुत बड़ा नाम है, खान अब्दुल जफर खान। ठीक है, ये एक व्यक्ति थे वहां पे पेशावर में, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी थे वहां पे, और बहुत ज्यादा
लॉयल फॉलोअर थे किसके, महात्मा गांधी के। ये जो थे वो एकदम एक लॉयल फॉलोअर थे, महात्मा गांधी के एकदम चाहने वाले थे और उनका जो मेथड था बहुत पसंद करते थे। महात्मा गांधी जो टेक्निक अपनाते थे कि यार हमें शांतिपूर्ण तरीके से करना है, तो ये जो थे वो बहुत बड़े फैन थे समझ लो, ठीक है ना, बहुत अच्छे फॉलोअर थे और महात्मा गांधी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। तो नॉर्मली क्या हुआ, और इसीलिए ना ये खान अब्दुल जफर खान को ना फ्रंटियर गांधी से नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि हु वाज द फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी कौन है, तो खान अब्दुल जफर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो उन्होंने यानी कि जो खान अब्दुल जफर खान है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था खुदा ही खिदमतगार, ठीक है ना, खुदा ई खिदमतकार, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी खुदा ई खिदमतकार 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना। कब शुरुआत की थी, 23 अप्रैल को शुरुआत की थी 1930 में, ये सब चीज की शुरुआत की थी इन्होंने। और इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे वहां पे उन्होंने एक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और वो सत्याग्रह पेशावर में हो रहा था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पेशावर सत्याग्रह। जैसे दांडी सत्याग्रह है, ठीक है ना, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, वैसे ही सेम इसी प्रकार इसका नाम पड़ गया पेशावर सत्याग्रह। तो बेसिकली क्या था कि उस समय की बात अगर हम बात करें कि जो टाउन था यानी कि जो शहर था पेशावर, वो किसके हाथों में था, सत्याग्रही के हाथ में था। यानी कि क्योंकि बहुत सारे सत्याग्रही जो थे वो आ चुके थे और पूरा एक हफ्ते तक सत्याग्रही के हाथ में था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे खुश नहीं था कि पूरा कंट्रोल जो है वो सत्याग्रह करने वाले लोग, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनसे कंट्रोल हो रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही थी कि यार हमारे आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। जैसे जलियांवाला बाग मसाकर में दिया था ना, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कितने सारे लोग को जलियांवाला बाग में एक ही साथ गोली से उड़ा दिया गया, बहुत लोग मरे थे, 400-500 के ऊपर लोग मर गए थे एक ही साथ। तो वैसे ही लोग को ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर्स जो दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो गढ़वाल रेजिमेंट्स, ठीक है ना, गढ़वाल रेजिमेंट्स होता है, आपको पता है ना, बहुत सारी टुकड़ी होती है, जैसे बिहार रेजिमेंट होता है, यूपी रेजिमेंट, कश्मीर रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब टुकड़ी, यानी कि सेना का जो टुकड़ी होता है, जो ग्रुप होता है, उसको रेजिमेंट कहते हैं। तो वैसे वहां पे गढ़वाल जो रेजिमेंट था, वहां को उन एक तरीके से फौजियों को ऑर्डर्स मिला था कि इनको ओपन फायर करना है। लेकिन गढ़वाल जो रेजिमेंट थे, उनके ऑफिसर्स ने फायरिंग करने से मना कर दिया, यानी ओपन फायरिंग जो करने को कहा गया था उसने मना कर दिया, यहाँ पे मना कर दिया। और क्लियरली जब उन्होंने मना कर दिया, ठीक है ना, और खासकर जो चंद्र सिंह ठाकुर जो थे, चंद्र सिंह ठाकुर जो मेन लीडिंग ऑफिसर थे इस गढ़वाल रेजिमेंट के, चंद्र सिंह ठाकुर, ठीक है, मैं लिख देता हूं नाम उनका, ये आपको ध्यान में रखना है, चंद्र सिंह ठाकुर। तो ये जो व्यक्ति थे वो गढ़वाल रेजिमेंट के ऑफिसर थे, तो उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया कि हम जो है भाई ओपन फायर नहीं करने वाले, हमारे लोग हैं, हम उसके ऊपर ओपन फायर कर दें, हम तो नहीं करेंगे। तो इसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुस्सा आया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस व्यक्ति को, यानी ये जो ऑफिसर था गढ़वाल रेजिमेंट का, इसको कोर्ट मार्शल कर दिया। व्हाट डू मीन बाय कोर्ट मार्शल, यानी कि एक तरीके से बहिष्कार कर दिया, यानी निकाल दिया गया, बैन कर दिया गया, कोर्ट मार्शल कर दिया गया इसका। और इसके वजह से बहुत ज्यादा इसको सीवियर पनिशमेंट मिला, यानी कि क्योंकि देखो ये ब्रिटिश के अंडर में था ना, ये ब्रिटिश का क्या था, एक एम्प्लॉय था। तो अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर का अपने बॉस का बात नहीं मानेगा तो इसको तो सजा मिलेगी। जैसे हम अगर अपने कंपनी में काम करते हैं तो हम अगर अपने बॉस का बात नहीं मानेंगे तो हमें सजा दे देगा, यानी कि सजा क्या देगा, मारेगा तो नहीं लेकिन नौकरी से निकाल देगा या फिर पेमेंट कम कर देगा, ऐसा कर सकता है ना। सेम उसी प्रकार यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने जब इसको हुक्म दिया गढ़वाल रेजिमेंट के हेड को, यानी कि चंद्र सिंह ठाकुर को दिया, तो उसने मना कर दिया, ओपन फायर नहीं करने वाला भैया मैं, तो उसने कोर्ट मार्शल कर दिया और इसको बहुत ज्यादा सजा दी। लेकिन इसी के दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने देखा कि यार ये सब चीज के मुख्य कारण कौन है, मुख्य कारण कौन है, यहाँ पे उन्होंने देखा कि सत्याग्रह करने वाला जो मेन इंसान है वो तो महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी के पीछे पड़ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट, सोचा कि यार महात्मा गांधी को कैसे ना कैसे मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो यार महात्मा गांधी पूरे देश में फैल जाएगा और सबके मन में एक ही नाम होगा, महात्मा गांधी, और सब लोग सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट टेंशन में आ गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचा अब ये मुझे महात्मा गांधी का ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने 4 मई 1930 को, देखो यहाँ पे 4 मई 1930 को क्या कर दिया, महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, ये बोल के कि आप भड़का रहे हो, ये सब चीज कर रहे हो, ये आप माहौल ठीक नहीं रख रहे हो, मतलब इस प्रकार। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई रीजन की जरूरत पड़ती नहीं थी उस टाइम में, ऐसे ही रूल था जो जब मर्जी तब वो अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो अरेस्ट कर लिए गए थे 1930 में। और अरेस्ट करने के बाद जब लोगों को बात पता चले कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अरेस्ट कर लिया है, तो बहुत ज्यादा आंदोलन तेज हो गया और बहुत सारे लोग ने इसको आंदोलन के तौर पे मतलब आवाज उठाई कि महात्मा गांधी जी को रिहा करो, बहुत सारी चीजें हो गई और पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगा, आंदोलन बोलते हैं ना, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स होने लगे, आंदोलन होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे पूरे देश में, और महात्मा गांधी को रिहा करो ऐसे आंदोलन जो है वो होने लगे इस प्रकार से। और धीरे धीरे ये सब चीजें जो है वो आगे बढ़ने लगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारे पेशावर सत्याग्रह का सच। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ फिर आज का ये जो वीडियो है मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि
रीजन ये है, जैसा पहला लेक्चर मैं जानता हूं, आप हमेशा आप जानते होंगे मेरे बारे में, तो पहला लेक्चर मैं आराम से बनाता हूं, बहुत ज्यादा भी अगर डिटेल में बना दिया आपको, मतलब आगे के टॉपिक्स भी पढ़ा दिए तो आप बोर हो जाओगे। तो पहला लेक्चर थोड़ा समझो चैप्टर किस बारे में है, कुछ चीजें मैंने आज एक्सप्लेन की, इसको समझो, फिर धीरे धीरे आपके लिए मैं लेक्चर नंबर 2 फटाफट से लेकर आ जाऊंगा आगे। कंटिन्यूस हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा जिसमें हम बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। और आज हमने जो पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा कि सिविल डिसोबीडियंस एग्जैक्टली क्या है, पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया, सॉल्ट टैक्सेस, सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में बताया, पेशावर सत्याग्रह के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हर चीज समझ में आ गया होगा। आने वाले लेक्चर में आगे और भी सत्याग्रह है, सोलापुर सत्याग्रह है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप लोग बस अपना प्यार दिखाते रहना और हमारे साथ बने रहना, जल्द से जल्द आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी। और साथ में प्लेलिस्ट चेक कर लो, क्योंकि प्लेलिस्ट में तो बहुत सारी चीज पहले से ही प्रेजेंट है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो वीडियो समाप्त होता है यहाँ पे। आज का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों शेयर कर देना, अपने जितने फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, दोस्तों हैं, उनको शेयर कर देना और बताओ कितना बेहतरीन चैप्टर और कितना इंफॉर्मेशन वाली चीजें आज आपने पढ़ी है इस चैप्टर के थ्रू, हिस्ट्री के बारे में। तो प्लीज शेयर इट एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा देना मैसेज मेरा कि अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और जितना आप अच्छे से वीडियोस देखोगे कंसेप्चुअल नॉलेज उतना अच्छे से क्लियर होगा। और थोड़ा सा अपना एक सेल्फ प्रैक्टिस और सेल्फ बोलते हैं ना स्टडी अगर डाल दोगे ना, तो दोस्तों टॉपर बन के निकलोगे, इतना तो गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। तो फटाफट से शेयर कर देना। साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।